बिलासपुर में फिर हुई फायरिंग, पुष्कर पेट्रोल पंप पर चली अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। फूल गोभी की करे वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण के उपाय। फूल गोभी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। फूल गोभी को सब्जी, सूप और अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजार में इसकी मांग साल भर रहती है। अगर आपकी फूल गोभी की पौध तैयार है तो ये समय रोपाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी रोपाई आप वैज्ञानिक तकनीक से करेंगे तभी आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई, अब हम आज बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई की। जैसा कि आपको पता है कि गोभी में खास तौर से अगेती, मध्यम और पछेती, ये 3 तरह की किस्में आती हैं। ये हमारा जो रोपाई होगी ये पछेती किस्म के लिए होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारी पौध 4 से 5 हफ्ते की हो जाए तब ये रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त होती है। फूल गोभी की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवांश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, काफी उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से खेत को तैयार करना चाहिए। इसके लिए खेत की 3 से 4 बार जुताई करने के बाद खेत में पाटा मारकर भूमि को समतल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और खेत में नमी का संरक्षण बना रहता है, जिससे फूल गोभी की रोपाई करने में आसानी होती है। किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें कि ये भी उथले जड़ वाली फसल है, लेकिन ये काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट ये जमीन से एब्जॉर्ब करती है। इसमें हम खेत में रुपाई के पहले 100 क्विंटल करीब गोबर की खाद मिला दें और 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें एसएसपी का प्रयोग करें। 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें और नत्रजन की आवश्यकता अनुसार 120 किलोग्राम एक सामान्य इसकी वो है, जैसा आपका खेत हो उसके हिसाब से आप उर्वरक इसमें मिलाकर खेत को पहले अच्छे से तैयार करें। किसान भाइयों, फूल गोभी की किस्मों का चुनाव और उपयुक्त समय पर रोपाई करना जरूरी होता है।
यदि अगेती किस्मों को देर से और पिछैती किस्मों को जल्दी उगाया जाता है तो दोनों में शाकीय वृद्धि अधिक हो जाती है। फलस्वरूप फूल छोटा हो जाता है और फूल विलंब से लगता है। इस आधार पर फूल गोभी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अगेती, दूसरा मध्यम, तीसरा पछैती। और अभी जो समय चल रहा है वो पछैती किस्मों की रोपाई का है। तो इसके लिए आप पछैती किस्में जैसे पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल 16 में से किसी भी किस्म का चयन करके रोपाई कर सकते हैं। अब इसमें गोभी की खेती में 2 तरह से गोभी की, एक तो जो रिज एंड फरो जिसमें कूड़ मेड़ पद्धति कहते हैं उसमें करते हैं, और ख़ास तौर से जहाँ ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ तो इसी विधि से इसकी रोपाई की जाती है। और दूसरा ये होता है कि क्यारियाँ बनाकर उसमें लगाते हैं। तो जैसे एक सामान्य सी बात है कि जैसे हमें कल रोपाई करनी है तो आज हम उसके जो जहाँ नर्सरी है पौध है उसकी सिंचाई कर दें, जिससे निकालने में हमें आसानी रहे। किसान भाई एक कार्य और कर सकते हैं कि अगर आपके खेत में ब्लैक रॉट, ब्लैक स्कर्प या फफूंद जनित कोई बीमारी आपको पहले खेत में आई हो तो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के और रोपाई के पूर्व 10 से 15 मिनट इसको जड़ सहित उसको पौध को रख के और उसके बाद अगर आप रोपाई करते हैं तो आप निश्चित रूप से कवक जनित बीमारियों से बचे रहें। किस्म के अनुसार और रोपाई की उस हिसाब से हमें इसमें पौध की दूरी हमें रखनी होती है। तो चूँकि ये पछेती किस्म है, इसमें पौध करीब 45 सेंटीमीटर रो से रो और 30 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखी जाती है। फूल गोभी में फूल तैयार होने तक 2-3 निराई गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन पौधों की जड़ों के समुचित विकास के लिए निराई गुड़ाई आवश्यक है। इस क्रिया से जड़ों के आसपास की मिट्टी ढीली हो जाती है और हवा का आवागमन अच्छी तरह से होता है, जिसका अनुकूल प्रभाव उपज पर पड़ता है। अब किसान भाइयों की बात जहाँ तक है सिंचाई की, तो जब हम रोपाई करेंगे तो उसके तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। और आप खेत में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जड़ें उथली होती हैं, बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, तो फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जल्दी इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस विधि से इसकी रोपाई की है, पूर्ण मेड़ से विधि से की है कि आपने फ्लैट बेड में इसको लगाया हुआ है। तो मिट्टी की किस्म और जलवायु के हिसाब से आप पानी की मांग को देखकर 5 से 6 दिन में या आपके खेत के हिसाब से उसमें सिंचाई देखते रहें और उसकी सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी, नारायणपुर जाने की जिद पर थे अड़े, अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। कोंडागांव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, नारायणपुर की घटना के बाद निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, नारायणपुर कोंडागांव हाईवे को किया जाम, बैनूर से 5 किलोमीटर पहले धरने पर बैठे ग्रामीण। दुर्ग में भाइयों ने की भाई की हत्या, माता पिता के साथ मिलकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते दलहनी फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए समय रहते इनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रबी का मौसम है और ये समय जो हमारे दलहन में मुख्य रूप से तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो सबसे जो चना में जो प्रमुख रोग लगते हैं वो कुछ बीमारियां जो है आरंभिक अवस्था में लगते हैं, खासकर जैसे कॉलर रोग जिसको बोलते हैं, स्तंभ मूल संधि विगलन रोग बोलते हैं हिंदी में उसको। और इसके अलावा जो है कालांतर में कुछ समय के बाद बीमारियां लगती है, उसमें प्रमुख रोग जो है उकठा की समस्या आती है और उसके बाद शुष्क जड़ गलन की समस्या आती है। तो कालांतर में ये बीमारियां जो है बढ़ते जाती है, जैसा उसको वातावरण मिलता है उसी हिसाब से इसका प्रकोप होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलर रॉट की समस्या के बारे में। कॉलर रॉट की समस्या जो है आरंभिक अवस्था में होती है। पौधे के अंकुरन के 1 सप्ताह के बाद पौधे पीले होकर मरने लगते हैं। तो कहीं कहीं धब्बे में दिखाई पड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ते हैं, ये पीले पीले होके मरने लगते हैं। जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तो उसमें जहाँ पे तना और जड़ का भाग मिलता है उस जगह को कॉलर रीजन बोलते हैं, वहाँ पे सड़न मिलती है। इसलिए इस रोग को हम कॉलर रॉट की समस्या बोलते हैं, कॉलर रॉट बोलते हैं। ये स्क्लेरोसियम रोल्फ्साई नामक फंगस के फंजाई के द्वारा होता है और ये काफ़ी आरंभिक अवस्था में बीमारी है। इससे सामान्यतः 10 से 15% के आसपास इससे हमारा प्रतिवर्ष इससे नुकसान होता है, हानि होता है। कालांतर में जब पौधे 1 महीने के हो जाते हैं तो उस समय उकठा की समस्या आती है और उकठा की समस्या के लिए जो है वो आपका नमी का भी होना ज़रूरी है, साथ साथ तापमान का भी होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों का कंडीशन मिलते हैं तो ऐसी अवस्था में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। ये इस फसल के प्रमुख रोग में एक है। यह सामान्यतः मृदा तथा बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में अभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चना के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियों और डंठल झुक जाते हैं। पौधा सूखना शुरू कर देता है। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। क्योंकि ये उकठा की समस्या में ये होता है कि अगर नमी की मात्रा पर्याप्त है उसके बाद भी पौधे ऊपर से मुरझा जाते हैं और जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तो ये आसानी से नहीं उखड़ते हैं और जब उसको तना को हम बीज से चीरते हैं तो उसमें काले और भूरे रंग की धारियाँ दिखाई पड़ती है। अगर इसमें काले और भूरे रंग की धारियाँ दिखाई पड़े तो ये निश्चित तौर पर उकठा की समस्या है, इसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। ये आरंभिक अवस्था में भी लग जाती है, महीने दिन के बाद, और 2 महीने के बाद भी लगते हैं, दोनों अवस्था में लगते हैं। तो ये हमारे जो है काफ़ी घातक रोग है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तीसरी जो प्रमुख रोग आती है शुष्क जड़ गलन रोग की समस्या आती है, ड्राई रूट रोग समस्या आती है। ये राइजोटोनिया बटाटिकोला नामक फंगस के द्वारा होता है। ये बीमारी जो है बाद की अवस्था में होती है, जब फलियां लगने लगती है करीब 2 महीने के बाद, उस समय इसका प्रकोप शुरू होता है। और इसके प्रकोप होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वहाँ पे खेतों में नमी की कमी, अगर नमी की कमी हो, तापमान ज़्यादा हो, वैसी अवस्था में शुष्क जड़ गलन की समस्या बढ़ जाती है। जब इस पौधे को हम उखाड़ते हैं तो क्या होता है कि इसका जड़ का भाग ज़मीन के नीचे और तना हाथ में टूट किया जाता है और कट से टूट जाते हैं, जबकि उकठा में इस तरह से नहीं होते। उखाड़ने में मुश्किल से उखड़ते हैं क्योंकि उसके जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती है और उसकी जड़ें साथ में उखड़ जाती है। ये हमारे जो है जो भी चना है या मसूर में है, ये सारी बीमारियां कॉमन है, ये दोनों में ये आती है। इसके पहचान के मैंने तरीका बता दिए। अब इसका हम प्रबंधन कैसे करें? प्रबंधन के लिए कि सबसे ज़रूरी है कि समेकित रोग प्रबंधन की बात आती है। आपको शुरू से ही इस पे अलर्ट रहना पड़ता है। खेत की तैयारी भी आपको समय पे करनी है और गहरी जुताई करनी है, क्योंकि इसके बीज बड़े होते हैं तो कम से कम 7-8 सेंटीमीटर का डीप होना चाहिए। और इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, जो क्लॉडी मिट्टी होती है वो इसमें काफ़ी इसके अच्छा ग्रोथ होता है। समय से बुआई करने से भी प्रकोप इसका रुक जाता है। और ख़ासकर जो बीमारियां जो है मैक्सिमम जो इसमें होती है वो मृदा जनित होती है और साथ साथ बीज जनित होती है। इसके नियंत्रण के लिए
ट्राइकोड्रामा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। दूसरी बात रही जो है बीज उपचार के लिए, तो बीज उपचार भी आपको करना जरूरी है। बीज उपचार करने से क्या होता है कि आपके बीज के अंदर जो भी मौजूद हैं उसके सरफेस पे हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ जो ट्राइकोडर्मा है जिसका ट्रीट करते हैं तो मिट्टी में जाके जो है आपका वो ग्रोथ करते हैं और जो भी हमारे फंगस के जो क्लाइमेडोस्पोर हैं उसको चेक कर देते हैं, उसके ग्रोथ को उसको किल करते हैं। तो सबसे पहला काम है जो भी संक्रमित पौधे हैं उसको वहाँ से उखाड़ के हटा देना है, या तो ज़मीन में गाड़ देना है या उसको जला देना है। तो इस तरह से उसको प्रकोप को हम कम कर सकते हैं। तो ये सब सारी जो बीमारियां हैं ये वातावरण के अनुसार जो है बढ़ता है घटता है, तो उसके हिसाब से आपको उपचार करना है। रोगों को पहचान करना है कि रोग मतलब कैसा है और कौन सा बीमारी है, उसके हिसाब से आपको इसका इलाज करना है। तो ये सारी जो है तरीका अगर अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ेगा और बीमारियों के प्रकोप से हम इसको निजात पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर थे अड़े। अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। कोंडागांव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नारायणपुर की घटना के बाद निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बलरामपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में आसमान साफ या आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है एवं न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन और समय से बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो वहां मक्के की फसल ली जा सकती है। मक्के के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेवें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर के साथ बुआई करें। मक्का फसल की बुआई से पहले 1/3 भाग नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस की पूरी मात्रा उपयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की
दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में जोड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। वह स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पपीता की फसल में हर 15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। कृषक बंधु केला की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। दुधारू पशुओं को भरपूर पानी पिलाएं, अत्यधिक ठंडा पानी न पीने दें। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। नवजात बछड़ों, मेमनों आदि को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर पैरा का गहरा बिछावन बिछाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रायपुरा, जिला जबलपुर के किसान देवी प्रसाद यादव ने। आप दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं तो देवी प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको पशुओं के अंदरूनी और बाहरी परजीवियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सभी में ये अंतः और बाह्य परजीवी इनके खून का शोषण करते हैं। पशुओं को बहुत कमज़ोर करते हैं। इनके खून के शोषण करने से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई तरह के बाहर और आंतरिक परजीवियों का प्रकोप होता रहता है जो पशु का खून चूसकर इन्हें कमजोर कर देते हैं और ये परजीवी पशुओं में कई प्रकार के रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। पशु की अच्छी खिलाई पिलाई के बावजूद भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालकों को समझ नहीं आता कि ये पशु अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं और पशुओं का स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ दूध उत्पादन भी गिर जाता है। बाहर जूं, चिचड़ी, किल्ली, तिल्ली ये होते हैं, ये बाहर से खून चूसते रहते हैं और अंदर फीताकृमि, जो एस्केरिस वगैरह, ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो जानवरों के आंतों में खून चूसते रहते हैं। यदि जानवर को आप समय पर कृमिनाशक दवा नहीं पिलाओगे तो जानवर समय पर ताव में नहीं आएगा। यदि ताव में आ भी गया तो सही गर्भधारण नहीं कर पाएगा। यदि गर्भधारण भी कर लेता है तो जानवर ब्याने के बाद में सही तरीके से दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि जानवर के यदि अंदर और बाहर परजीवी हैं तो वो उसका शोषण करते रहते हैं। आजकल बाहरी परजीवी के लिए साबुन आने लग गया, तो उस साबुन से आप जानवर को अच्छी तरह नहला के और 15-20 मिनट बाद में उसको पानी से साफ कर दो, जिससे बाहरी जो परजीवी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई बार
जो मेंस होती है, खांच होती है, उससे भी जानवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी उससे साफ़ हो जाएगी। जूं चिचड़ी जितनी रहेगी वो साबुन से साफ़ हो जाएगी। पशु चिकित्सालय में साइफरमेथ्रिन के अलावा फ्लूमेथ्रिन दवाई और आती है एक, जिससे सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींचनी रहती है, सीधी लाइन, जिससे सारे बाहर के परजीवी उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी ये बाहरी दवाई लगाएं, साइफरमेथ्रिन या फ्लूमेथ्रिन कोई भी, तो जब सूर्य की रोशनी हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। जब शाम के टाइम सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। बाहर के लिए अलग से दवाई लगानी चाहिए, पेट के पिलाने के लिए अलग से दवाई आती है। बाहर यदि जानवर के जूं चिचड़ी की किल्ली वगैरह हो रही है तो उसके लिए आजकल पशु चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उसमें आप लाओ और जानवर के पानी में घोल के 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल के साइफरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, तो उससे उसको नहलाओ जानवर को, जिससे बाहर के जितने भी बाह्य परजीवी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय पशु का मुंह पर छींका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके। पशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। रही बरसात के पानी या और कोई मौसम हो जिसके अंदर जानवर तालाब का पानी ये पीते हैं, तो उसमें भी इनके अंत परजीवी चले जाते हैं, तो उस टाइम भी समय समय पर इनको कृमिनाशक दवा ज़रूर पिलाते रहना चाहिए। गाय और भैंस में यदि ग्याबन हो जाती है तो ग्याबन के लिए फेनबेंडाजोल टैबलेट आती है, और जो जानवर ग्याबन नहीं होता है उनको एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। जानवर को कृमिनाशक दवा पिलाने के साथ साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए इनको मिनरल्स भी देते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हर तीसरे महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दवा ज़रूर पिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इंजेक्शन लगवाना चाहे तो आयुर्मेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, जिससे जितने भी बाहरी परजीवी हैं, अंदरूनी परजीवी, वो सब खत्म हो जाते हैं। यदि आप इन दवाओं से पशुओं के बाहरी और आंतरिक परजीवियों का नियंत्रण कर लेते हैं तो पशुओं का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही दूध उत्पादन कम होने से भी बचा जा सकता है और अधिक आय कमाई जा सकती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।